की कहानी एक ऐसी लड़की की आवाज़ बनने के लिए सुनिए जिसने अपनी कहानी सुनाने के लिए अपनी जान दे दी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दोपहर के 12 बजे 4 चैनल के रिपोर्टर को फ़ोन करती है, अपने घर बुलाती है, अपनी पूरी कहानी उनके सामने रखती है। कहानी कैमरे में कैद। तमाम रिपोर्टर और कैमरामैन उस घर से वापस लौट जाते हैं, अपने अपने चैनल को वो स्टोरी फाइल करते हैं। उनके लौटने के कुछ घंटे के बाद वो लड़की उसी घर के एक कमरे में पंखे से झूल जाती है। उससे पहले उसने अपनी कलाई भी काटी, मतलब वो पुख्ता हो जाना चाहती थी कि किसी भी कीमत पर वो बच ना पाए। लेकिन मौत से कुछ घंटे पहले मीडिया वालों को बुलाना और अपनी बात कहना और उसके बाद यूं अपनी जान ले लेना, क्यों ऐसा हुआ? आप यकीन मानिए ये पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाली कहानी है। 2017 में एक फिल्म आई थी काबिल, जिसमें ऋतिक रोशन हीरो थे और यामी गौतम हीरोइन। दोनों का किरदार अंधों का किरदार था, दोनों को दिखाई नहीं देता था, दोनों अंधे थे। दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद एक कॉरपोरेटर का बेटा यामी गौतम का रेप करता है। यामी गौतम और ऋतिक रोशन पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेंट लिखाते हैं, पुलिस कुछ करती नहीं है। कुछ दिनों के बाद वही कॉरपोरेटर का बेटा दोबारा उस घर में आता है और दोबारा रेप करता है। इसके बाद यामी गौतम टूट जाती है और वो खुदकुशी कर लेती है। ऋतिक रोशन फिर पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन इस बार रिपोर्ट लिखाने नहीं, बल्कि पुलिस को बताने कि अब अंधे कानून से उसका भरोसा उठ चुका है, अब जो भी करेगा वो खुद करेगा। 7 साल पहले आई यह फिल्म फिल्मी थी, कहानी भी झूठी थी। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें से हटा दीजिए तो लगभग वही कहानी है। यहाँ पर ऋतिक रोशन या यामी की तरह कोई किरदार अंधा नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा कानून अंधा है और उसी अंधे कानून की ये कहानी है। कहानी राजस्थान के श्री गंगानगर की है। श्री गंगानगर के एक गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक बेटा, उसकी एक बेटी, एक बहू, बहू के 2 बच्चे और सब कुछ ठीक ठाक था साल भर पहले तक। साल भर पहले इस परिवार की बहू, देश में नारा भी चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसे पढ़ने का शौक़ था। पति ने कहा पढ़ो, सास ने कहा पढ़ो, ससुर ने कहा पढ़ो, तो वो पास के ही एक 12th कॉलेज था, वहाँ पे 12th की पढ़ाई कर रही थी। घर से स्कूल तक जाते हुए वो बस का इस्तेमाल करती। उसी बस में 3 लड़के भी सवार होते और वो तीनों लड़के एक दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे होते। इन 3 लड़कों के जो नाम हैं उनमें से एक लालचंद, एक अशोक और एक शिवचंद। शिवचंद राजस्थान के एक कैबिनेट मिनिस्टर का रिश्तेदार है। जो तीनों अक्सर बस में जाते, अब एक साथ स्टूडेंट बस में बातचीत होती, दोस्ती हो गई। एक रोज़ बस से लौट रहे थे, तीनों ने कहा कि चलो तुम्हें घर तक ले जाते हैं। घर तक पहुंचने के बीच में खेत, मौका देखते ही तीनों उस महिला जिसका नाम स्वाति, उस पर टूट पड़ते हैं और उसके साथ गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के दौरान मोबाइल से वो वीडियो भी बना लेते हैं और इसके बाद इस धमकी के साथ छोड़ देते हैं कि अगर तुमने घर में या पुलिस को कुछ बताया तो तुम्हारा ये वीडियो पूरे गांव में, पूरे रिश्तेदारों को, हर जगह, कॉलेज में वायरल कर देंगे। स्वाति डर गई। 2 बच्चे थे, पति। उसे लगा कि अगर ये वीडियो सामने आ गया तो सबसे पहले पति छोड़ेगा, ससुराल वाले बाहर कर देंगे, फिर उसकी ज़िंदगी में बचेगा क्या? बड़े होंगे तो उसके बच्चे भी अपने आप को एक तरह से शर्मिंदा महसूस करेंगे। घर टूटने और इज्जत के डर से स्वाति खामोश हो गई। इसके बाद वो कई बार उसको फ़ोन करते और उसके बाद जबरन बुलाते कि वीडियो लीक कर देंगे और वो मजबूरी में जाती। महीनों उसकी असमत, उसकी इज्जत लूटी जाती रही और वो खामोश लुटती रही, क्योंकि उसे अपने घर को बचाना था। वो नहीं चाहती थी कि उसका ससुराल उससे छूटे और ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही। लेकिन फिर तभी उन तीनों लड़कों का हौसला इतना बढ़ा कि स्वाति की एक ननद, यानी उसके पति की छोटी बहन, उस पर उसकी बुरी नीयत पड़ी। अब उन्होंने स्वाति से कहा कि तुम अपनी ननद से हमारी बात कराओ और उसको एक दिन मिलाओ, अगर तुमने नहीं किया तो यही वीडियो लीक कर देंगे। वो बहुत मिन्नत की, हाथ जोड़े, पर उन्होंने कहा नहीं। स्वाति फिर डर गई कि ससुराल वाले बाहर कर देंगे, पति की नज़रों में गिर जाऊंगी। हिम्मत नहीं हुई सच बताने की और आखिरकार उन तीनों लड़कों के आगे झुक गई। पहली बार अपनी ननद आभा से वो हाथ जोड़कर कहती है और पूरी कहानी बता देती है। कहती है अब मेरी पूरी इज्जत और मेरा घर गृहस्थी, मेरा पति, मेरे बच्चे सब तुम्हारे हवाले। अगर तुम सच बता दो तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, लेकिन एक बार तुम बात कर लो तो शायद मेरी बची खुची इज्जत बच जाएगी।
आभा ने जब अपनी भाभी की कहानी सुनी तो उसने कहा, परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करूँगी। उसने उन लड़कों के कहने पर फ़ोन पे बात की। इसके बाद एक रोज़ जब वो लौट रही थी, वो भी एक स्टूडेंट थी, तो इत्तेफाक से तीनों लड़के एक सुनसान जगह पर मिल गए और उन्होंने उसे पकड़कर जबरन उसके साथ भी ज़बरदस्ती की। अब आभा के साथ भी गैंगरेप हुआ। उसने आकर अपनी भाभी को ये बात बताई। अब भाभी को गिल्टी फील हुई कि मेरी वजह से मेरी ननद इस दलदल में फंस गई। उसने उन लड़कों से बातचीत की। लड़कों ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, और वादा किया। लेकिन कुछ दिन के बाद एक रोज़ ननद और भाभी दोनों जब लौट रही थी, इत्तेफाक से सन्नाटा, वही खेत का एरिया, वो तीनों लड़के रास्ते में पहले से घात लगा कर बैठे थे, शायद उन्हें मालूम था, और उन्होंने उन दोनों को फिर से पकड़ा। लेकिन इस बार हद हो गई। तीनों लड़कों ने दोनों का एक साथ गैंगरेप किया। स्वाति की इज्जत लुटती रही, लेकिन वो अपने आंखों के सामने अपनी ननद को लुटता हुआ देखती रही और ये गिल्ट फील करती रही कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसी शाम उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा दिया। कुछ लोगों की नज़र पड़ी, भाग कर गए, आग बुझाई, उसे अस्पताल ले गए। 80% वो झुलस चुकी थी। ये बात दिसंबर 2023 की है। अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इधर स्वाति के घर वालों को पता चला कि स्वाति को आग से वो जल गई है, झुलस गई है। उन्हें लगा ससुराल वालों ने कहीं ना कहीं स्वाति को डॉरी और इसके लिए जलाने की कोशिश की है। स्वाति उस वक्त होश में नहीं थी। उन्होंने बिना स्वाति से बातचीत किए हुए पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी कि हमारी बेटी को ससुराल वालों ने जलाया। पुलिस भी आनन फानन में डॉरी का केस पूरे परिवार पे बना देती, जिसमें आभा भी है, उसका भाई भी है, उसके माँ बाप भी है। लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती क्योंकि अभी तक स्वाति का स्टेटमेंट नहीं लिया गया था। बाद में स्वाति ठीक होती है, बोलने की हालत में आती है। पूरे गांव वालों के सामने और अपने ससुराल वालों के सामने वो अपना बयान देती है और कहती है कि मेरे ससुराल वाले, मेरा पति, मेरी ननद, मेरे सास ससुर सब बेकसूर है, मैंने खुद को आग लगाई थी। और ये बताने के बाद स्वाति दम तोड़ देती है। वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उसके कई सारे अंग आग की वजह से उस पर असर पड़ा था। 23 फरवरी की वो तारीख थी जिस दिन स्वाति की मौत हो जाती है। जैसे ही स्वाति की मौत होती है, अब आभा को गिल्ट फील होता है क्योंकि वो सच्चाई जानती थी, अब तक कोई नहीं जानता था। अब आभा को लगा कि ये खामोश रहने का वक्त नहीं है। वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाती है और बताती है कि मेरी भाभी ने जो आग लगाई, जो खुदकुशी की है, उसकी असली वजह यह है कि 3 लड़के लगातार हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, हमारा गैंगरेप कर रहे थे। वो 3 लड़कों के नाम लेती है। अब यहाँ से अंधे कानून की कहानी शुरू होती है। डिप्टी एसपी वहाँ के, वो कहते हैं कि इतने महीने से हो गए, तुम अब तक खामोश हो, वही पुरानी चीज़ें। इसके बाद बाकायदा कमरे में उस लड़की को खड़ा कर उससे उस गैंग रेप के हर दिन जितनी बार हुआ उसके बारीक से बारीक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी जो कुछ हुआ वो तो हुआ, अब एक पुलिस अफसर के कमरे में एक लड़की को सवालों के जरिए उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर रही हूँ। मतलब फिर से एक बार मुझे नंगा किया जा रहा है। फिर भी वो सब बताती रही क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए था। लेकिन जब 3 नाम आए तो तीसरा नाम सुनकर पुलिस वाले भी चौंकते और कहते हैं कि सुनो, 1-2 का नाम ले लो, तीनों का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। वो कहती है कि जब तीनों हैं तो मैं क्यों नहीं लूँ। अब उन 3 में से एक तीसरा लड़का जो कि राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर का रिश्तेदार है, पुलिस उस लड़के के नाम को उस केस से हटाना चाहती थी, लेकिन आभा तैयार नहीं थी। पुलिस वाले फिर समझाते रहे, फिर डराया। उन्होंने कहा वो जो डॉरी का केस तुम्हारी भाभी ने लगाया था उसमें तुम्हारे पूरे परिवार को अंदर कर देंगे। लेकिन पुलिस को मालूम नहीं था कि उसका आखिरी स्टेटमेंट गांव की पंचायत, गांव के तमाम लोगों के सामने मरने से पहले वो दे चुकी है, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन अब उन्होंने दूसरा कानूनी खेल खेलना शुरू किया। पहले तो उसे सवाल पर सवाल करके उसको तोड़ने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि 3 नहीं 2 लड़कों के नाम लिखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा मेडिकल करेंगे ताकि पता चल सके। मेडिकल के लिए उस लड़की को उस गाँव से अकेले दूर सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है। और जिस दिन भेजा गया कि आज ही जाना है, डॉक्टर से बात हो गई, वहाँ जाकर उस लड़की को पता चलता है कि कौन से डॉक्टर। उस दिन तो उस डॉक्टर साहब की छुट्टी थी, अस्पताल में कोई था नहीं। वो वापस सुबह जाती है और शाम को लौटती है बिना मेडिकल टेस्ट के। पुलिस के पास जाती है, पुलिस उल्टा उसे डांटती है, फिर कहती है अब तुम्हें अगले दिन जाना पड़ेगा। ये सब हरासमेंट का एक तरीका था। बट उसने भी ठान रखा था इंसाफ लेकर रहेंगे। वो अगले दिन फिर जाती है। इत्तेफाक से जब जाती है तो इस बार थोड़ी सी देरी हो जाती है। डॉक्टर उसी के ऊपर चढ़ बैठता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो रेप विक्टिम नहीं बल्कि खुद रेपिस्ट है। और जब मेडिकल टेस्ट होता है तो लगातार पुलिस वाले डॉक्टर को ब्रीफ कर रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। अब ये सब करने के बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस 2 नाम लिखती है, लेकिन ये जिद पे थी कि तीसरा नाम लिखिए। वो लिखते नहीं,
2 को उठाते हैं और जेल भेज देते हैं, क्योंकि वो वैसे ही नॉर्मल लोग थे, उनका कोई पहुंच वाला नहीं था। अब पुलिस इस पर दबाव डालना शुरू कर देती है आभा पर कि तुम तीसरे नाम को भूल जाओ, उस मंत्री के रिश्तेदार के नाम को किनारे करो। लेकिन वो मानती नहीं, अपने लेवल पर लड़ती रहती है, कभी एसपी दफ्तर, कभी कहीं, चक्कर काट रही है। एक लड़की जो गैंग रेप का शिकार है, कहीं से इंसाफ नहीं मिलता, थक जाती है। 2 दिन पहले 3 अप्रैल की सुबह वो अपने लोकल 4 न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर को बारी बारी से कॉल करती है। उनमें से एक आज तक का रिपोर्टर हरनेक सिंह, वो भी वहाँ मौजूद थे। हरनेक सिंह के पास भी फ़ोन आता है और आभा उससे कहती है कि मुझे कुछ कहना है, लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है, क्या आप हमारी मदद करेंगे। इत्तेफाक से शहर के मुकाबले ये छोटे इलाकों के रिपोर्टर थे, इनमें शायद अब भी जज्बात बाकी है, जिंदा है। उन्होंने कहा हम आते हैं। दोपहर करीब 12 बजे का वक्त था। 4 अलग अलग न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर आभा के घर पहुंचते हैं। ये जो तस्वीर है ये उसी वक्त की है। आभा उस चारों माइक आईडी चैनल के उस तरफ, दूसरी तरफ बैठे इधर रिपोर्टर हैं। रिपोर्टर सवाल पूछ रहे हैं, सवाल जवाब से पहले वो अपनी कहानी सुनाती है। अब चेहरा तो आपको पूरी तरह से साफ दिखा नहीं सकते, दिखाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कानून आड़े आ जाता है। और कानून का कमाल ये देखिए कि जो रेप विक्टिम लड़कियां और महिलाएं होती हैं, कहते हैं कि उनका चेहरा मत दिखाओ, और जो रेपिस्ट होते हैं उनको जब मीडिया के सामने कैमरे पर लाते हैं तो उनका चेहरा ढक देते हैं या फिर उन्हें छुपा देते हैं, भगा देते हैं। ये भी एक मजाक है। तो मजबूरी है, वरना मैं तो चाहता था कि आभा की पूरी बातचीत के साथ उसका चेहरा इसलिए दिखाऊं क्योंकि ठीक 12 बजे जब उसने 4 चैनल के इन रिपोर्टर को बुलाया तो वो चाहती थी कि उसकी बात चैनल तक नहीं जाए। ये आप भी जानते हैं, मीडिया के जरिए देश तक ये बात पहुँचे, यानी आप लोगों तक बात पहुँचे, और वो हर शख्स तक, हर हिंदुस्तानी तक अपनी कहानी पहुंचाना चाहती थी। उसने पहुंचाई, उसने सुनाई। इसके बाद लगभग 1 से 1.5 के दरमियान सभी रिपोर्टर वहाँ से विदा हो लेते हैं, अपना अपना माइक आईडी कैमरा लेकर। कहानी रिकॉर्ड हो चुकी थी। फिर वो दफ्तर भी भेज देते हैं। ये लोग लौट आते हैं, रात होती है। करीब 10-12 घंटे बीत चुके थे। रात के बाद सुबह होती है। सुबह आभा का भाई देखता कि अभी तक आभा उठी नहीं। अमूमन सुबह सुबह उठ जाती है। कमरे के अंदर जाता है, दरवाज़ा खुला हुआ था। आवाज़ देते हुए जब अंदर गया तो अंदर का मंजर कुछ यूँ था कि आभा की लाश उसी के कमरे में पंखे से झूल रही थी। हाथ से खून बह रहा था, शायद उसने अपनी कलाई काटने की कोशिश की थी। जैसे उसकी मौत की खबर बाहर आई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। करीब महीना सवा महीना पहले भाभी की मौत के बाद आभा उसकी कहानी बता चुकी थी गांव को भी। पुलिस के पास जब रिपोर्ट लिखाई तो ये खबर गांव तक भी पहुंच गई थी, लेकिन उसके जीते जी कोई उसके इस इंसाफ की लड़ाई में साथ नहीं था, यहाँ तक कि हम मीडिया वाले भी नहीं थे। अब जब उसकी मौत की खबर आई, रात के अंधेरे में मौत हुई और दिन के उजाले में उसकी मौत की कहानी की सच्चाई रोशनी बनकर चारों तरफ फैली, तब पहली बार लोगों का गुस्सा जागा। लाश लेकर लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और फिर इंसाफ की मांग करना शुरू कर दिया। वैसे भी पुलिस वाले कहते हैं कि जिंदा लोगों से ही डरती है, मतलब जिंदा लोगों को डराती है पुलिस, और जिंदा लोग डरते हैं पुलिस से। लेकिन जो मुर्दे होते हैं उनसे तो खुद पुलिस डरती है। तो जब तक आभा जिंदा थी पुलिस आभा को ही डराती रही, लेकिन जैसे ही आभा मुर्दा हो गई अब पुलिस पहली बार डरी। पुलिस को लगा कि अब तो दबाना मुश्किल है। फिर क्या था, जिस इंसाफ के लिए और जिस मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी के लिए आभा महीनों लड़ती रही और लड़ते लड़ते उसने अपनी जान दे दी, पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। उसी आभा की मौत के सिर्फ 16 घंटे बाद पुलिस उस मंत्री के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लेती है। जो काम जिंदगी नहीं कर पाई वो काम मौत ने कर दिया। पर सवाल यह है, और बड़ी अजीब सवाल है, जो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूं, कि जो आभा ने किया वो कितना सही था, कितना गलत था। क्या आभा को यकीन था कि जीते जी उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या आभा जानती थी कि उसकी मौत के बाद जरूर उसके गुनहगारों को सजा मिलेगी? आभा ने अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाई है। मीडिया में अगर कोई आकर कुछ कहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस न्यूज़ चैनल या उस मीडिया में काम करने वाले रिपोर्टर, एडिटर ये सारी बातें उसकी सुने, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब लोग मीडिया में अपनी कोई तकलीफ़, दुख, परेशानी, नाइंसाफ़ी की कहानी लेकर आते हैं तो असल में मकसद उनका ये होता है कि वो आम लोगों तक पहुँचे और आम लोग उस पर रिएक्ट करें, और उन आम लोगों के रिएक्शन से सरकार, पुलिस, कानून, अदालत इन पर दबाव पड़े। यही असल काम होता है। बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान हैं,
लेकिन आभा इन सब से कहीं ज़्यादा होशियार निकली। उसे मालूम था कि जीते जी शायद उसकी बात को कोई तवज्जो ना दे, अहमियत ना दे, इसीलिए उसने आखिरी वक्त में मीडिया को बुलाया, मीडिया से अपनी बात कही और फिर उसने वो कदम उठाया। उसे मालूम था उसके इस कदम के बाद कम से कम उस अंधी बहरी जो पुलिस कानून सिस्टम है वहाँ तक तो उसकी आवाज़ जाएगी। और कमाल देखिए कि आभा गलत नहीं थी, क्योंकि जीते जी जो वो जंग नहीं जीत पाई, उसकी मौत के 16 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने वो काम कर दिया। लेकिन अब भी इंसाफ अधूरा है। इस पूरे मामले में जितने भी पुलिस वाले, उस थाने के, वहाँ के डीएसपी जो इन्वॉल्व हैं, वो डॉक्टर, जब तक इन सबको जिम्मेदार न ठहराया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न की जाए, तब तक आभा की मौत बेकार है। और आभा ने आप सभी लोगों से ये बात की है। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, आज की कहानी को कहानी की तरह मत लीजिएगा। ये एक आवाज़ है, एक पैगाम है जो ख़ास आप लोगों के लिए उसने मीडिया के ज़रिए कहने की कोशिश की।